हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनएस मैथ ऑर्बिट पर। आज की इस वीडियो में कक्षा 12 चित्रा प्रकाशन इन न्यूमेरिकल सॉल्यूशन की सीरीज के अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के प्रश्न संख्या 25 से लेकर 30 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 25 को। प्रश्न 25 में दिया गया है, एक बूंद दो क्षैतिज आवेशित प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में संतरण की अवस्था में लटकी है। यदि बूंद का द्रव्यमान 4.8 गुणा 10⁻10 ग्राम हो, उस पर आवेश 2.4 गुणा 10⁻18 कूलाम है। दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो हमको प्रश्न में दिया गया है कि दो क्षैतिज आवेशित प्लेट हैं। ठीक है, क्षैतिज समझ लो, एक आवेशित प्लेट हमारी ये रही, जो हमारी कैसे हमने मान ली ऋणावेशित है, और एक आवेशित प्लेट हमने ये मान ली जो हमारी क्या है, धनावेशित है। क्या है? धनावेशित। तो एक प्लेट धनावेशित है और एक प्लेट क्या है, ऋणावेशित। इन प्लेटों के मध्य क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जिसकी डायरेक्शन किधर होगी, धनावेश से ऋणावेश की ओर, धनावेश से ऋणावेश की ओर। ठीक है, इस प्रकार हमसे कहा गया है कि इसमें एक बूंद लटकी हुई है। ठीक है, और बूंद कैसी लटकी हुई है, बूंद लटकी हुई है हमारी संतुलन में। तो संतुलन में क्या होगा कि हमारे इसमें हमारे प्रश्न में दिया गया है कि जो बूंद पर जो आवेश है वो कितना है, 2.4 गुणा 10⁻18 का 18 कूलम का धनावेश। तो इस पे वैद्युत प्रतिकर्षण बल रहेगा, उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, हमारी ऊपर की ओर। ठीक है, तो वैद्युत बल क्या होता है, वैद्युत बल F बराबर होता है Q इंटू ई के बराबर। ठीक है, तो वो कार्य करेगा ऊपर की ओर। आपसे प्रश्न में कहा गया है कि क्षैतिज बूंद कैसी है, हमारी संतुलन अवस्था में लटकी हुई है। इसका मतलब कि ना तो ये ऊपर जा रही है और नहीं ये नीचे आ रही। ठीक है, इसका मतलब इस पर नीचे भी कार्य करेगा एक बल। तो नीचे कार्य करने वाला बल कौन सा होगा, वो होगा हमारा गुरुत्वीय बल, या फिर इसका भार जो होगा M इंटू जी के बराबर। अब प्रश्न में कहा गया है कि ये जो बूंद है ये संतुलन में लटकी है। इसका मतलब क्या होगा कि ऊपर की ओर कार्य करने वाला वैद्युत बल और नीचे की ओर कार्य करने वाला हमारा गुरुत्वीय बल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, इसी का उपयोग करके हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हमको जो मान दिए हुए हैं वो मान हम लिखेंगे। तो हम लिखेंगे दिया है बूंद का द्रव्यमान, बूंद का द्रव्यमान। तो बूंद के द्रव्यमान को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल m से। वो हमको दे रखा है कितना, 4.8 गुणा 10⁻10 ग्राम। हम द्रव्यमान को कभी भी ग्राम में लेते नहीं है, द्रव्यमान को किसमें लेते हैं, किलोग्राम में। तो 1 ग्राम में हमारे कितने होते हैं किलोग्राम, 1/1000, यानी 1000 का हम भाग करेंगे। इसका मतलब 10⁻3 से गुणा। तो हमारा किलोग्राम में द्रव्यमान हो जाएगा हमारा 4.8 गुणा 10⁻13, यानी इधर उसमें हम 10⁻3 से गुणा करेंगे तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारा द्रव्यमान आ गया 4.8 गुणा 10⁻13 किलोग्राम। हमको दिया है बूंद का आवेश, बूंद का आवेश उसको हम क्यू से प्रदर्शित करेंगे। आवेश क्यू है हमारे पास 2.4 गुणा 10⁻18 कूलम। अब हमको क्या चाहिए, हमें बूंद के भार के लिए क्या चाहिए, गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान भी लिखेंगे हम, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण को हम जी से व्यस्त करेंगे, तो जी बराबर है हमारे पास होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, हम लिखेंगे संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में, स्थिति में जैसा अभी हमने चित्र से समझा था, तो क्या होता है, जो हमारा वैद्युत बल होता है Q गुणा E, वो आता है हमारे पास गुरुत्वीय बल या फिर भार के बराबर M गुणा G के बराबर। ठीक है, तो हम क्या निकालना, हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है। तो यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आएगी M गुणा G बटे Q। अब हम सभी के मान रखेंगे, तो M का मान है हमारे पास 4.8 गुणा 10⁻13 किलोग्राम। जी का मान है हमारे पास 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और क्यू का मान है हमारे पास 2.4 गुणा 10⁻18 कूलम। हम 2.4 का भाग 4.8 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो हमारे पास आएगा 2 गुणा 9.8 गुणा 10⁻13, और ये माइनस के 18 ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगी, प्लस के 18 हो जाएंगी। तो यहाँ से आएगा +18।
हम 2 की गुणा 9.8 में करेंगे तो हमको मिलेगा 19.6 गुणा 10 की घात माइनस की 13 है, प्लस की 18 है, अलग अलग चिन्ह की है तो घटेंगी, और प्लस की पावर ज्यादा है तो प्लस की पावर बचेंगी हमारे पास, तो माइनस के 13 और प्लस के 18 तो प्लस की घात 5 बचेंगी। तो किसका मान है हमारे पास? ई का मान। अब इसको हम दशमलव को एक अंक अदर बाएं तरफ लेके जाते हैं तो प्लस की एक पावर बढ़ जाएगी, तो यहाँ से ई बराबर आएगा हमारे पास 1.96 गुणा 10 की घात 5 पहले थी, इसमें एक और बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा? 6। और मात्रक होता है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1.96 गुणा 10 की घात 6 न्यूटन प्रति कूलम है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा प्रश्न 25 समाप्त होता है। प्रश्न 26 के लिए अगले पेज पर चलते हैं। प्रश्न 26 में दिया गया है, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जहां 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनों का आवेश, यानी उस पर 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है, वो संतुलित कर सके। तो ये प्रश्न ही हमारा प्रश्न संख्या 25 की तरह ही है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले जो हमें मान दिए गए वो लिखेंगे। तो हम लिखेंगे दिया है बूंद का द्रव्यमान, इसको हम एम से प्रदर्शित करते हैं, वो दिया है हमको 0.01 मिलीग्राम। ठीक है, mg। इसको हमें कन्वर्ट करना है इसमें किलोग्राम में। ये हमारे पास आएगा 0.001 गुणा 10 की घात, देखो अब एक ग्राम में कितने होते हैं? 100 मिलीग्राम। सॉरी, 100 नहीं, 1000। ठीक है, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? 1000। और 1 किलोग्राम में हमारे पास 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 1 किलोग्राम में कितने हो गए? हमारे पास हो गए 10 लाख मिलीग्राम। ठीक है, तो यहाँ से हम जब कन्वर्ट करेंगे किसको? मिलीग्राम को किलोग्राम में, तो हम क्या करेंगे? 1 मिलीग्राम बराबर आएगा 1/10 लाख किलोग्राम, यानी कि हो जाएगा 1 गुणा 10 की घात -6 किलोग्राम। यानी कि हम मिलीग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे? हम 10 की घात -6 से उसमें गुणा करेंगे। ठीक है, तो कन्वर्ट करते हैं इसको हम। तो यहाँ से आएगा हमारे पास 10 की घात -6 किलोग्राम, या फिर दशमलव को हम 3 अंक इधर लेके जाएंगे तो प्लस की पावर माइनस की पावर 3 बढ़ जाएंगी, तो हमारे पास आएगा 1 गुणा 10 की घात -9 किलोग्राम। हमको और क्या दिया हुआ है? हमको दिया है बूंद पर आवेश। यहाँ पर दिया है आवेश। आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। तो आवेश कितना दे रखा है हमारे पास? वो दे रखा है 3 इलेक्ट्रॉनों के बराबर। तो 3 गुणा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। तो ये हमारे पास गुणा करने पर आ जाएगा 4.8 गुणा 10 की घात -19 कूलम। हमको गुरुत्वीय त्वरण की भी आवश्यकता होगी, तो हम लिखेंगे गुरुत्वीय त्वरण, जिसको हम इस्तेमाल जी से प्रदर्शित करते हैं। जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लिखेंगे अब पिछले प्रश्न की तरह कि संतुलन की अवस्था में क्यू ई, जो हमारा वैद्युत बल होता है, वो किसको बराबर होता है? एम इंटू जी के बराबर। तो यहाँ से ई बराबर आएगा हमारे पास एम गुणा जी बटे क्यू। अब मान रखेंगे तो हमारे पास द्रव्यमान एम का मान है 1 गुणा 10 की घात -9 किलोग्राम। जी का मान है हमारे पास 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आवेश क्यू का मान है हमारे पास 4.8 गुणा 10 की घात -19 कूलम। यहाँ से 9.8 की 1 में गुणा करेंगे तो 9.8 ही आएगा, और बटे में आएगा 4.8 गुणा
10 ही घात माइनस के 9 और ये माइनस के 19 ऊपर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 19। ठीक है, अब 9.8 में 4.8 का अगर भाग करते हैं तो हमको ई का मान मिलेगा लगभग 2.04 गुणा 10 ही घात माइनस 9 है और प्लस की 19 है, तो हमारे पास किसे कितनी बचेंगी घात, प्लस की 10। तो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान आ गया 2.04 गुणा 10 की घात 10 न्यूटन प्रति कूलम। स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रश्न संख्या 26 भी समाप्त होता है। प्रश्न 27 के लिए अगले पेज को चलते हैं। प्रश्न 27 में दिया गया है भुजा ए वाले वर्ग के चारों शीर्षों ए बी सी डी पर समान आवेश क्यों रखे गए हैं, बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। यानी कि एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है, ए। ठीक है, तो हम चित्र बना लेते हैं, चित्र से हमको आसानी समझ में आएगा। तो हमने एक वर्ग बनाया है जिसकी भुजा कितनी है, एक। ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, एक। इसके चार शीर्ष हैं ए बी सी और डी। ठीक है, हमसे क्या कहा गया है कि प्रत्येक शीर्ष पर समान आवेश क्यों रखा गया है। यानी कि ए शीर्ष पर भी क्यों आवेश है, डी शीर्ष पर भी क्यों आवेश है, सी शीर्ष पर भी क्यों आवेश है और डी शीर्ष पर भी कितना है, क्यों आवेश है। तो हमसे क्या कहा है कि बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम का जो जो मान दे रखे हैं वो हम लिखेंगे। तो हमको पहले दिया है वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा वो कितनी दे रखी है हमको, ए। ठीक है, हम लिखेंगे चारों कोनों पर आवेश, चारों कोनों पर आवेश वो हमको कितना दे रखा है प्रश्न में, वो हमारे पास है क्यू। ठीक है, और हमको क्या निकालना है, बिंदु डी पर जो आवेश क्यू रखा है उस पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत बल निकालना है। ठीक है, तो हम वैद्युत बल किससे निकालते हैं, कूलॉम के नियम से। तो अगर हम देखें बिंदु ए पर एक आवेश रखा है और बिंदु डी पर भी आवेश रखा है, तो बिंदु डी ए पर रखे आवेश कारण बिंदु डी पर बल लगेगा। ऐसे ही बिंदु बी पर भी एक आवेश है तो उसके कारण भी बिंदु डी पर रखे आवेश पर बल लगेगा। और ऐसे ही बिंदु सी पर रखे आवेश के कारण भी बिंदु डी पर एक बल लगेगा। ठीक है, तो हमको पता है ए से डी की दूरी, कौन कूलॉम के नियम में दूरी की जरूरत होती है हमको, तो ए से डी की दूरी कितनी है, ए। और ऐसे ही सी से डी की दूरी कितनी है, ए। लेकिन हमारे पास बी से डी की दूरी नहीं है। ठीक है, तो हम बी से डी की दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि वर्ग के चारों कोण कितने होते हैं, समकोण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना कोण होगा, 90 डिग्री। तो हमारे पास आधार कितना हो गया, ए, और लंब कितना होगा, ए। हम क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। ठीक है, तो कर्ण जो आएगा हमारे पास यानी कि बी डी, वो कितना आएगा, वो आएगा वर्गमूल ए का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारे पास कितना, 2a²। ठीक है, और ए स्क्वायर को हम वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास जो विकर्ण आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, a√2। तो हमारे पास बी से एक डी की दूरी कितनी आ जाएगी, a√2। हमारे पास सारी चीज आ गई, तो हम इसको भी लिख लेते हैं कि ए का में ए से डी की दूरी, ए से डी की दूरी, इसको हम प्रदर्शित कर लेते हैं RAD। वो कितनी है हमारे पास, ए। ऐसे ही सी से DE दूरी, उसको हम प्रदर्शित करते हैं RCD से, वो भी हमारे पास कितनी है, ए। ऐसे हमको बी से डी की दूरी चाहिए तो हम लिखेंगे बी से डी की दूरी, बी से डी की दूरी उसको हम RBD से प्रदर्शित कर रहे हैं। वो हमारे पास कितनी आई है, वो आई है a√2। हमको क्या करना है, तीनों बिंदुओं पर रखे आवेश यानी कि बिंदु ए पर, बिंदु बी पर, बिंदु सी पर रखे आवेशों के कारण बिंदु डी पर रखे आवेश पर बल निकालना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे अब ए के कारण, ए के कारण डी पर बल, डी पर बल। ठीक है, उसको हम नाम दे रहे हैं एफ ए क्योंकि ए पर रखे आवेश कारण है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, बल निकालेंगे हम कूलॉम के नियम से। तो कूलॉम के नियम का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा Q1 Q2। यहाँ पर Q1 भी कितना है, Q, और Q2 भी कितना है, Q, और बटे ए और डी की दूरी कितनी है हमारे पास, ए। तो हम करेंगे ए का स्क्वायर। ठीक है,
अब देखो ये भी धनावेश है हमारे पास, ए पर रखा हुआ आवेश और बी पर भी रखा हुआ आवेश कैसा है, धनावेश। तो एक बल कैसा कार्य करेगा, प्रतिकर्षण का। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास ए से डी की ओर। ठीक है, यानी एफ ए जो होगा हमारे पास का तब कैसे होगा, ए से डी की ओर। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे ए डी के अनुदिश, ए डी के अनुदिश बाहर की ओर, बाहर की ओर। ऐसे ही हम सी के कारण डी पर बल निकालेंगे। अब लिखेंगे सी, हाँ बी के कारण निकालते हैं पहले, बी के कारण, बी के कारण डी पर बल, उसको हम एफ बी से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो हमारे पास वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा आवेश अभी भी कितना है, क्यू गुणा क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्यू स्क्वायर और बटे दूरी अब हमारे पास कितनी है, दूरी हमारे पास a√2। तो a√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 2a²। यानी कि हम जब a√2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास a का स्क्वायर आएगा a² और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। तो इसको हम ले सकते हैं 2a²। ठीक है, ऊपर में हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर क्यू स्क्वायर लिख लेते हैं क्योंकि क्यू गुणा क्यू आएगा। ठीक है, ऐसे ही हम निकालेंगे सी के कारण, सी के कारण डी पर बल, डी पर बल उसको हम नाम दे रहे हैं एफ सी। वो अब आएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अभी भी हमारे पास दोनों आवेश का परिमाण क्यू है, तो यहाँ से हो जाएगा क्यू गुणा क्यू, क्यू स्क्वायर बटे सी से डी की दूरी कितनी है ए, तो यहाँ पर हो जाएगा ए का स्क्वायर। ठीक है, इनकी हम दिशा लिख लेते हैं। तो सी से सी पर रखे आवेश कारण जो डी पर बल है, क्योंकि दोनों प्लस के आवेश है, धनावेश है, तो इस पर भी हमारे कैसे बल लगेगा, प्रतिकर्षण का बल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एफ सी। और जो हमारे पास बी के कारण, बी पर जो रखा आवेश इस कारण डी पर जो बल होगा वो हमारा ऐसे होगा बाहर की ओर। ठीक है, ऐसे बाहर की ओर। ये है हमारा कौन सा, एफ बी। ठीक है, इनके हम डायरेक्शन लिख लेते हैं। लिखेंगे विकर्ण, विकर्ण बी डी के अनुदिश, विकर्ण बी डी के अनुदिश। और यहाँ पे लिखेंगे सी से सी आपको लिख लेंगे सी डी के अनुदिश, सी डी के अनुदिश बाहर की ओर, बाहर की ओर। तो स्टूडेंट्स हमें बिंदु डी पर तीनों बिंदु ए बी सी पर रखे आवेश के कारण विद्युत बल मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, बिंदु डी पर लगने वाला परिणामी बल निकालना है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न में कि जो हमारे पास बिंदु ए पर रखा हुआ आवेश के कारण बल एफ ए और बिंदु सी पर रखा हुआ जो बल है एफ सी, उनके बल की डायरेक्शन के बीच कितना कोण है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो हम पहले एफ ए और एफ सी का परिणामी बल निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए अगले पेज पर चलते हैं। तो हम लिखेंगे चूंकि एफ ए और एफ सी परस्पर परस्पर 90 डिग्री पर हैं, 90 डिग्री पर हैं यानी कि लंबवत हैं। ठीक है, तो इनका परिणामी जो आएगा वो कैसे आएगा, वो आएगा परिणामी को हम एफ डैश नाम ले लेते हैं। ठीक है, वो आएगा विकर्ण, विकर्ण बीडी की दिशा, विकर्ण बीडी की दिशा में होगा। तो हम पहले क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे इनका परिणामी। तो परिणामी एफ डैश बराबर आएगा, वो आएगा वर्गमूल, वर्गमूल एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर प्लस 2 एफ ए गुणा एफ सी गुणा कॉस थीटा। हमारे पास कितना है, थीटा का मान 90 डिग्री है। ठीक है, और हमें प्रश्न से पता है कि एफ ए और एफ सी का मान कितना आया था, बराबर आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू स्क्वायर बटे 2a²। ठीक है, तो हम एफ ए और एफ ए की जगह पर या तो हम एफ सी रख सकते हैं, एफ सी की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, एफ ए रख सकते हैं। ठीक है, तो हम रखेंगे यहाँ से वर्गमूल में एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ ए का स्क्वायर प्लस 2 एफ ए
गुणा एफ ए और गुणा थीटा का मान कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ से आएगा cos 90 डिग्री। ठीक है, और हम लिख लेंगे यहाँ पे चूंकि एफ ए किसके बराबर है, एफ सी के बराबर, और जो हमारा पास cos थीटा कितना है, थीटा हमारे पास 90 डिग्री। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा वर्गमूल एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ ए का स्क्वायर हो जाएंगे हमारे पास 2f(a) का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर आएगा 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो हम लिख भी सकते हैं इसको, क्योंकि cos 90 डिग्री बराबर कितना होता है 0। ठीक है, हम एफ ए स्क्वायर को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो आएगा एफ ए, और √2 को 2 को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा √2। तो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा मान इसका √2f(a), ये किसका मान हो गया, एफ डैश का मान। ठीक है, तो अब मान रख लेते हैं हम यहाँ पर एफ ए का भी मान, तो यहाँ से आएगा एफ डैश बराबर √2 गुणा एफ ए का मान कितना था, उसका मान था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास एफ डैश का जो मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और √2 क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, परिणामी बल निकालना है। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास प्रश्न था, चित्र बनाया था हमने, ठीक है, इसमें ये एफ ए था, ये एफ सी था, अब इनका परिणामी जो आ गया एफ डैश वो आ गया हमारे पास बी डी डायरेक्शन में, बिकॉन्ड बी डी के अंदर। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास बल एफ बी है और जो परिणामी बल एफ डैश आया है वो क्या है, दोनों समान दिशा में, और समान दिशा में परिणामी निकालने के लिए क्या हो जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे अब परिणामी बल, परिणामी बल, तो परिणामी बल को हम एफ से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो एफ बराबर आएगा एफ डैश प्लस एफ बी, एफ डैश प्लस एफ बी। तो हम मान रखते हैं, तो हमारे पास एफ डैश का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा √2 क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, प्लस एफ बी का मान है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा क्यू स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर। हम दोनों से जो चीज़ कॉमन आ रही है वो चीज़ कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो जब हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास पहले पद में क्या बचेगा, पहले पद में बचेगा हमारे पास √2 प्लस दूसरे पद में हमारे पास बचेगा 1/2। ठीक है, तो यही हमारा क्या है आंसर, यानी बिंदु बी पर परिणामी बल कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, और गुणा में हमारा √2 प्लस 1/2। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी हमारी बी डी दिशा में, बी डी दिशा में, बी डी दिशा में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 27 समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए अगले पेज पर चलते हैं। प्रश्न 28 में दिया गया है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए पर 0.100 माइक्रो कूलाम का एक बिंदु आवेश रखा है। बी तथा सी के बीच मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी यदि त्रिभुज की भुजा 10.0 सेंटीमीटर है। तो हमें प्रश्न से क्या कहा गया है कि एक त्रिभुज है हमारा समबाहु त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, तो सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसका शीर्ष ए हो गया, ये हमारे पास इसका शीर्ष बी होगा, ये इसका शीर्ष सी होगा। ठीक है, और हमसे प्रश्न में कहा गया है कि इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है तो इसकी प्रत्येक भुजा कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। फिर हमसे कहा गया है कि बी तथा सी के बीच मध्य बिंदु का, ठीक है, तो बी तथा सी का बीच हम मध्य बिंदु ये मान लेते हैं बिंदु ओ है। ठीक है, तो इस बिंदु की ए से दूरी ये होगी। ठीक है, ए से दूरी, इसको हम मान लेते हैं कितना एच। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ठीक है, हमसे कहा गया है कि शीर्ष ए पर क्या रखा है, प्लस का 0.100 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा हुआ है। तो अब हमको जो मान दिए हुए हैं सबसे पहले वो लिखेंगे, तो लिखेंगे दिया है शीर्ष शीर्ष ए पर आवेश,
शीर्ष ए पर आवेश जिसको हम Q से प्रदर्शित करेंगे तो वो कितना है हमारे पास 0.100 माइक्रो कूलाम। अब इसको हम कूलाम में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से आएगा 0.1 गुणा 10⁻⁶ कूलाम। हमको भुजा दी गई है त्रिभुज की, तो भुजा जिसको हम ए से व्यक्त करेंगे वो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, या फिर अगर मीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे 100 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0.1 मीटर। अब हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज के शीर्ष के सामने की भुजा के मध्य बिंदु ओ की लंबवत दूरी उसको हम h मान लेते हैं। ठीक है, उसके लिए सूत्र होता है हमारे पास √3/2 गुणा भुजा एक। ठीक है, तो हमारे पास √3/2, तो भुजा ए का मान कितना हमारे पास 0.1। ठीक है, तो हम √3 का मान होता है कितना 1.414 और बटे 2। ठीक है, और गुणा में कितना है 0.1, या फिर हम 0.1 में 2 का भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.05। और अगर √3 का मान नहीं रखते हैं तो हमारे पास √3 गुणाम में आ जाएगा और ये हो जाएगी हमारे पास इतने मीटर दूरी। हमारे पास सूत्र है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, तो सूत्र होता है हमारे पास E बराबर 1/4πε0 और Q बटे आर स्क्वायर का आर जब हमने H माना तो यहाँ पर आ जाएगा H²। तो 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणा 10⁻9 गुणा Q का मान है हमारे पास कितना 0.1 गुणा 10⁻⁻6 कूलम बटे H का मान है हमारे पास 0.05 √0.05 √3 इसका स्क्वायर। और हम 9 की गुणा 0.1 में करेंगे तो आएगा 0.9 गुणा 10⁻9 और -6। ठीक है, हम 0.05 का वर्ग करेंगे तो आएगा 0.0025 गुणा वर्गमूल 3 का हम वर्ग करेंगे वो कितना आएगा 3। ठीक है, तो अब हम 3 का भाग 0.9 में करेंगे तो कितना आएगा 0.3। तो हमारे पास बचता है 0.3 बटे 0.0025 गुणा 10⁻9 थी और -6 तो हमारे पास बचेंगे 10⁻3। अब 10⁻3 का मतलब क्या होता है 1000, तो हम 0.3 में 1000 से गुणा करेंगे और बटे में हमारे पास कितना है 0.0025। तो 1000 से गुणा करने पर हमको मिलेगा 300 बटे 0.0025। और हम नीचे से दशमलव हटाएंगे तो 1 2 3 4 अंक है तो हमारे पास क्या जाएगी 10 ऊपर प्लस के 4 यानी 4 जीरो, तो उसको हम क्या ले सकते हैं 10⁻4। अब हम 25 का भाग किस में करेंगे 30 में करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना 12। 25 का भाग 30 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा 12 बार गुणा 10⁻4। तो हमारे पास किसका मान आ गया ई का। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ई बराबर 1 अंक हम दशमलव को बाएं तरफ लेकर आते हैं 1 अंक हो जाएगा 1.2 गुणा पावर हमारी 10 की 1 बढ़ जाएगी प्लस की, तो यहाँ से हो जाएगा 10⁻5 न्यूटन प्रति कूलम। यानी हमारे पास मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी 1.2 गुणा 10⁻5 न्यूटन प्रति कूलम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 भी समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए अगले पेज पे चलते हैं। प्रश्न 29 में दिया गया है संलग्न चित्र में 3 बिंदुओं A, B, C के बीच की दूरियां दर्शाई गई हैं। बिंदु A तथा B पर क्रमशः Q1 प्लस 1.2 गुणा 10⁻8 कूलम तथा Q2 -1.6 गुणा 10⁻8 कूलम आवेश स्थित है। बिंदु C पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है। ठीक है, तो हमसे प्रश्न में क्या कहा है कि एक चित्र है जिसकी भुजाओं की लंबाई हमको दे रखी है। भुजा AC की लंबाई कितनी है 3 सेंटीमीटर,
भुजा ए बी की लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, भुजा बी सी की लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, भुजा ए पर Q1 आवेश रखा है जिसका मान है हमारे पास प्लस का 1.2 गुणा 10⁻⁸ कूलम, और भुजा बी पर आवेश रखा हुआ है Q2 जिसका मान है माइनस का 1.6 गुणा 10⁻⁸ कूलम। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें बिंदु सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जो जो हमको मान दे रखे हैं वो लिखेंगे, तो हम लिखेंगे चित्रानुसार, इन चित्र के अनुसार जो हमें मान दिए गए हैं, तो हमको दिया है ए सी, यानी ए से सी की दूरी वो कितनी है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में बदलेंगे, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम 10⁻⁻2 से गुणा करते हैं, तो हमारे पास ए सी हो जाएगा 3 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। ऐसे बी से सी की दूरी बी सी वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर, इसको भी हम मीटर में बदलेंगे तो आएगा 4 गुणा 10⁻2 मीटर। और हमारे पास ए से बी की दूरी है वो कितनी है, वो है 5 सेंटीमीटर, इसको भी हम मीटर में बदलेंगे तो आएगा 5 गुणा 10⁻2 मीटर। अब हम देखते हैं कि प्रश्न में कि जो हमारे पास ए बी है, ए बी का वर्ग, ए बी कितना है हमारे पास 5, तो 5 का वर्ग कितना आएगा 25, और बी सी है हमारे पास कितनी 4, तो 4 का वर्ग कितना होगा 16, और प्लस ए सी कितना है हमारे पास, ए सी का वर्ग है 3, तो 3 का वर्ग कितना आएगा 9। ठीक है, तो अगर हम 16 और 9 करते हैं तो कितना आता है 25, और 25 किसके बराबर है ए सी के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है जिसमें सबसे बड़ी भुजा विकर्ण जो होती है वो कितनी है हमारे पास ए बी, और विकर्ण के सामने क्या होता है, विकर्ण के सामने समकोण होता है, यानी कि हमारे पास इस त्रिभुज में कोण सी पर क्या है समकोण है। ठीक है, तो हम लिखेंगे चूंकि चूंकि ए बी का वर्ग बराबर है किसके, बी सी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग, तो अतः अतः त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है, तथा तथा सी पर कोण, तथा सी पर कोण कितना है समकोण, यानी कि 90 डिग्री है। अब हमें क्या निकालना है, हमें ए पर रखे आवेश और बी पर रखे आवेश कारण पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, और फिर हम क्या निकालेंगे बिंदु सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम ए पर रखे आवेश कारण निकालेंगे, तब लिखेंगे अब Q1 के कारण, क्योंकि ए पर हमारा Q1 आवेश रखा हुआ है, Q1 के कारण सी पर तीव्रता, सी पर तीव्रता, बिंदु आवेश कारण तीव्रता का सूत्र हमको ज्ञात है, तो हम इसको E1 नाम दे लेते हैं। तो E1 बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आवेश हमारे पास कितना है Q1, और यहाँ से दूरी कितनी है हमारे पास AC। अब सभी हम मान रखते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणा 10⁻9 गुणा Q1 का मान है हमारे पास 1.2 गुणा 10⁻⁻8 कूलम, बटे AC की जो दूरी है हमारे पास वो है 3 गुणा 10⁻2। ठीक है, यहाँ पर AC का हमें स्क्वायर लेना है, इसका भी हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यहाँ से E1 बराबर आएगा हमारे पास 9 की गुणा हम 1.2 में करेंगे, और 9 गुणा 2 आएगा 9 दूनी 18, और 9 एकम 9 और 1 10। ठीक है, एक अंक के बाद दशमलव 10.8 गुणा 10⁻9 - 8 बटे 3 का वर्ग कितना आएगा 9 गुणा 10⁻2 का वर्ग कितना आएगा 10⁻4। अब 9 का हम 10.8 में भाग करेंगे तो हमको मिलेगा 1.2 गुणा 10 ऊपर प्लस की 1 बची थी, और माइनस के 4 ऊपर जाकर प्लस के 4 हो जाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास E1 का मान आएगा 1.2 गुणा 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। हमारा जो ए पर रखा हुआ आवेश है वो कैसा है धनावेश है, तो धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है उससे दूर की ओर होती है। ठीक है, तो हमारे पास जो E1 की डायरेक्शन क्या हो जाएगी ए से सी की ओर। ठीक है, तो हम दिशा भी लिखेंगे इसकी ए सी के अनुदिश, ए सी के अनुदिश बाहर की ओर, बाहर की ओर। हमने बिंदु ए पर रखे आवेश कारण बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता ज्ञात कर ली। हम बिंदु बी पर रखे आवेश के कारण बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। अब लिखेंगे U2 के कारण, U2 के
कारण सी पर तीव्रता, सी पर तीव्रता, उसको हम E2 से प्रदर्शित कर लेते हैं। तो आएगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा आवेश कितना है हमारे पास Q2 और दूरी कितनी है हमारे पास BC। अब इसका हम करेंगे वर्ग। अब सभी के मान रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणा 10⁻9 गुणा Q2 का मान है हमारे पास 1.6 गुणा 10⁻8 कूलम बटे दूरी हमारे पास कितनी है BC। तो BC का मान है हमारे पास 4 गुणा 10⁻2 का स्क्वायर। तो हमारे पास E2 बराबर आएगा 9 गुणा 1.6 गुणा 10⁻9 और माइनस की 8 घात बटे में 4 का और कितना आएगा 16 गुणा 10⁻2 का वर्ग हो जाएगा 10⁻4। ठीक है, ऊपर से अगर हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 16 से 16 कटेगा तो हमारे पास आएगा 9 गुणा 10⁻9 थी और माइनस की 8 तो 10⁻1 बचेगी और बटे में कितना है, बटे में हमारे पास है 10⁻4 गुणा 10। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। अब अगले पेज पर चलते हैं। तो हमारे पास E2 का मान आएगा E2 बराबर 9 गुणा 10⁻4 ऊपर जाकर कितनी हो जाएगी प्लस की 4 न्यूटन प्रति कूलम। तो हमारे पास E2 का मान कितना हो गया 9 गुणा 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, अगर हम 0.1 अंक इधर लाते हैं तो E2 का मान हमारे पास आ जाएगा 0.9 गुणा 10⁻5 न्यूटन प्रति कूलम। अब हमको ये ऐसा इस करा इसलिए हमने 10⁻5 लाए क्योंकि हमें इनको क्या करना है जोड़ना है और घातों में हमारे पास वैल्यू जब भी जुड़ती है तो उनकी घात बराबर हो। ठीक है, हमें क्या करना देखना है E2 की दिशा। ठीक है, हम देखेंगे तो हमारे पास आवेश Q2 है वो कैसा है हमारे पास ऋणावेश और ऋणावेश कारण वैद्युत क्षेत्र कैसा है उसी की ओर। तो E2 की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी C से B की ओर, C से B की ओर। ठीक है, हम देखेंगे E1 और E2 के बीच में कोण कितना है 90 डिग्री। वैसे यहाँ पर 90 डिग्री तब तो बाहर भी 90 डिग्री आना था। ठीक है, तो हमारे पास E1 और E2 के बीच का कोण भी कितना हो गया 90 डिग्री। तो हमारे पास वैसे पहले लिखेंगे इसकी डायरेक्शन यानी कि दिशा। तो ये क्या डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास सी बी के अनुदिश, सी बी के अनुदिश, सी बी के अनुदिश। तो हमको आवेश Q1 और आवेश Q2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पता चल गया। हमें निकालना है बिंदु C पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कब लिखेंगे चूंकि E1 और E2 E1 और E2 के बीच का कोण के बीच का कोण 90 डिग्री, कोण भी 90 डिग्री होगा, अतः बिंदु C पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र उसको हम E से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ से E बराबर आएगा वर्गमूल E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 गुणा E2 गुणा cos थीटा। तो हमारे पास मान है सभी के। तो E1 का मान है हमारे पास 1.2 गुणा 10⁻5 इसका हम वर्ग करेंगे प्लस E2 का मान है हमारे पास 0.9 गुणा 10⁻5 तो हम इसका भी स्क्वायर करेंगे और गुणा में हमारे पास कितना आएगा वो आएगा 0 क्योंकि यहाँ पर हम लिखना चाहें तो हमारे पास थीटा कितना था 90 डिग्री। हमें पता है cos 90 का मान कितना होता है 0। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे चूंकि cos 90 डिग्री बराबर कितना होता है 0। तो हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 1.2 का स्क्वायर आएगा कितना 1.44 गुणा 10⁻5 का वर्ग करेंगे तो आएगा 10⁻10 प्लस 0.9 का हम वर्ग करेंगे तो आएगा 0.81 प्लस 10⁻5 का हम वर्ग करेंगे तो आएगा 10⁻10। ठीक है, हमको 1.44 और 0.81 को जोड़ना है तो इनको हम जोड़ेंगे तो हमारे पास जो मान आएगा वो आएगा 2.25 गुणा 10⁻10। हमें इसका क्या निकालना है इसका वर्गमूल निकालना है। तो E बराबर आएगा 2.25 का वर्गमूल होता है 1.5
गुणा 10 की घात 10 का वर्गमूल आएगा 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम। यानी बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हो गया 1.5 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम। हम लिखेंगे अतः बिंदु बिंदु सी पर परिणामी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1.5 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम होगी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 29 भी यहीं पर समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए अगले पेज पर चलते हैं। प्रश्न 30 में दिया गया है निम्नांकित चित्र में ए भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर 4 आवेश रखे गए हैं। वर्ग के केंद्र ओ पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए। तो हमको चित्र में एक वर्ग दिया हुआ है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है ए। ठीक है, प्रत्येक भुजा कितनी है ए और इसके चारों कोनों पर आवेश रखे हैं। कोने ए पर कितना है -2q, बी पर है +q, सी पर है -q और डी पर कितना है +q। हमें क्या करना है, इन चारों कारण वैद्युत क्षेत्र होगा तो हमें केंद्र ओ पर वर्ग के केंद्र ओ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। और यह प्रश्न हमारा यूपी बोर्ड में 2017 में आया हुआ है। तो सबसे पहले हमको जो मान दिए हुए हैं वो लिख लेते हैं। हमको लिखेंगे दिया है 4 आवेश है हमारे पास। तो Q1 है हमारे पास कितना -2q, Q2 है हमारे पास +q, Q3 है हमारे पास -q, Q4 है हमारे पास +2q। अब हमें बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमारे पास सभी शीर्षों से इसकी दूरी ज्ञात होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले एक विकर्ण की दूरी ज्ञात करेंगे और उसको क्या कर देंगे आधा, क्योंकि जो वर्ग की जो विकर्ण होती हैं वो एक दूसरे को क्या करती हैं संधि विभाजित करती हैं। ठीक है, तो हमने पीछे प्रश्न में करा था विकर्ण की दूरी निकाली थी। तो विकर्ण की दूरी कितनी आती है, वो आती है √2 गुणा भुजा। हम लिखेंगे केंद्र ओ से सभी कोनों की दूरियां समान होंगी। ठीक है, तो उसको हम क्या मान लेते हैं, उसको मान लेते हैं आर। क्या मान लेते हैं आर। वो कितना आएगा, वो आएगा a गुणा √2। ठीक है, a गुणा √2 क्या होता है, a गुणा √2 होता है हमारी जो वर्ग की पूरी विकर्ण होती है। हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ आधी दूरी चाहिए, जैसे ए से ओ तक की दूरी। तो हम क्या करेंगे, इस दूरी को आधा करेंगे। तो आधा करने के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। तो √2 का 2 में हम भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये √2 बार जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगी दूरी वो कितनी बचेगी, a/√2। ठीक है, ये किस में आएगी, सेंटीमीटर में। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो सॉरी हम यहाँ पे गलती हो गया, टाइपिंग मिस्टेक। ये हमारे पास ए सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास मीटर में हो जाएगा ये a/√2 गुणा 10 की घात -2 मीटर। अभी हमें जैसे प्रश्न 29 में क्या था, अगर हम देखते हैं कि जो हमारा बिंदु ए पर, इस पर कितना आवेश है -2q और बिंदु सी पर कितना आवेश है -q। ठीक है, तो इनके जो कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं होंगी वो क्या होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी। क्या होंगी, एक दूसरे के विपरीत। ठीक है, तो -2 के कारण कैसे होगी, -2q की ओर ही होगी। और -q के कारण कैसे होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, -q के ओर। ठीक है, तो दोनों कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो उनको क्या निकालना होगा, हमें इनका परिणामी निकालने के लिए इनको माइनस करना होगा, क्योंकि इन दोनों की दिशा विपरीत है। ठीक है, ऐसे ही बी पर जो रखा आवेश है वो +q है और डी पर भी जो रखा आवेश है वो क्या है, +2q। दोनों आवेश कैसे हैं, धनावेश है। और धनावेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है, आवेश से दूर की ओर। तो +q आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होगी, बी से डी की ओर। और +2q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी डी से बी की ओर। तो फिर से हमारे पास दोनों की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो विपरीत दिशाओं में है। तो हमें क्या करना होगा, इनका परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए इनको माइनस करना होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं विपरीत दिशाओं में है। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि विकर्ण AC के अनुदिश ए पर जो आवेश रखा है -2q और सी पर जो आवेश रखा है -2, दोनों ऋणात्मक हैं। केंद्र ओ पर इनके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत होगी
परिणामी क्षेत्र ए की तरफ होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि जो एक पर रखा आवेश है माइनस का 2q, इसका परिमाण अधिक है। ठीक है, तो -2q कारण वैद्युत क्षेत्र इधर होगा और -q कारण वैद्युत क्षेत्र इधर होगा। तो 2q का जो परिमाण है वो अधिक है, इसके कारण जो परिणामी क्षेत्र होगा वो ए की तरफ होगा। ठीक है, क्योंकि उस पर आवेश अधिक है। तो हमें क्या निकालना है? परिणामी निकालना है। इस कारण ए पर रखे आवेश के कारण और सी पर रखे आवेश के कारण। तो हम लिखेंगे ई ए सी। ठीक है, ई ए सी, यानी ए और सी के जो मध्य परिणामी है वो हम निकालेंगे ई ए सी। तो वो कैसे आएगा? वो आएगा ई पर रखे आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ए माइनस बिंदु सी पर रखे आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई सी। तो हम बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आएंगे यहाँ पर, तो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा क्यू। तो हमारे पास ए पर आवेश कितना रखा हुआ है? 2q बटे ए से केंद्र ओ की दूरी कितनी है हमारे पास? वो है हमारे पास a/√2 गुणा 10⁻²2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे क्या रख लेते हैं? उसकी जगह पे आर ही रख लेते हैं। दूरी का मान हम लास्ट में रख लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस जो ई सी का मान है वो कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा बिंदु सी पर आवेश कितना है? माइनस का क्यू, तो यहाँ पे रखेंगे क्यू, प्रमाण लेना है सिर्फ, और बटे में यहाँ भी दूरी कितनी है? आर स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों का हमें हल करना है, तो जो कॉमन आ रहा है वो मान ले लेते हैं कॉमन। यहाँ से आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटे आर स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर? 2 - 1। तो 2 में से 1 गया, कितना बचेगा? 1। तो हमारे पास ई ए सी का मान आएगा, ई ए सी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटे आर स्क्वायर। ठीक है, और इसकी दिशा क्या होगी? इसकी दिशा होगी हमारे पास ओ से ए की ओर, ओ से ए की ओर। अब हमें क्या करना है? अब हमें विकर्ण बीडी के अनुदिश परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्यों? क्योंकि जो बिंदु बी पर रखा आवेश है उस कारण वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी बी से डी की ओर, और जो बिंदु डी पर रखा आवेश है उस कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी डी से बी की ओर। तो इनका परिणामी निकालना है, तो इनका परिणामी निकालने के लिए हम अगले पेज पर चलते हैं। अब हम लिखेंगे विकर्ण बीडी के अनुदिश। ठीक है, तो बिंदु डी पर जो आवेश हमारा +2q और बिंदु बी पर आवेश रखा हुआ है +q, दोनों धनात्मक हैं। धनावेश से क्षेत्र की दिशा दूर की ओर होती है, अतः इनके कारण परिणामी क्षेत्र बी की ओर होगा, क्योंकि डी पर आवेश अधिक है। ठीक है, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बिंदु डी पर क्या रखा है? +2 के आवेश, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होगी? बी से डी से बी की ओर। और बिंदु बी पर कितना आवेश रखा है? +q, उसके कारण क्या होगी? बी से डी की ओर। हमारे पास आवेश का परिमाण किस पे अधिक है? डी पर। ठीक है, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो डी की ही दिशा होगी, यानी कि डी से बी की ओर। ठीक है, तो हमें क्या करना है? डी और बी के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लिखेंगे बी यानी बी और डी के बीच परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आएगी हमारे पास ई डी माइनस ई बी। ठीक है, क्योंकि डी के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण अधिक होगा। तो हम सूत्र लाएंगे, तो होगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा क्यू पर जो हमारे पास बिंदु डी पर आवेश रखा है वो कितना है? 2q बटे दूरी कितनी है हमारे पास? आर, तो आर का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा बिंदु बी पर आवेश रखा है हमारे पास क्यू बटे दूरी कितनी है हमारे पास? आर स्क्वायर। ठीक है, तो फिर से इसको हम सोल्व करेंगे, तो फिर से हमारे पास बिल्कुल समान मान आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा क्यू बटे आर स्क्वायर। और इसकी दिशा क्या होगी हमारे पास? इसकी दिशा होगी ओ से बी की ओर, ओ से बी की ओर। हमको क्या करना है? हम हमारे पास दो दिशाएं हो गई। क्या हो गई? दो दिशाएं। ठीक है, एक दिशा हो गई हमारे पास ये। ठीक है, ये कौन सी है? ये है हमारे पास ई ए सी। ठीक है, एन ए के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और सी के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इनका परिणामी। ऐसे एक हो गई हमारी डायरेक्शन, कौन सी? ये रही। ठीक है, ये होगी हमारे पास ई बी डी, यानी बी के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और डी के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणामी। ठीक है, अब इनके मध्य कितना कोण होगा? इनके मध्य कोण होगा 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि जो हमारे वर्ग की जो विकर्ण होती हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, तो इनका जो परिणामी आएगा वो आएगा ऐसे। ठीक है,
इनका परिणामी आएगा इनके मध्य में। ठीक है, तो हमें निकालना है इन दोनों का परिणामी यानी ई ए सी और ई बी डी का। तो उसके लिए अब हम लिखेंगे लिखेंगे कि चूंकि चूंकि वर्ग के विकर्ण वर्ग के विकर्ण परस्पर परस्पर 90 डिग्री पर काटते हैं 90 डिग्री पर काटते हैं इसलिए इसलिए ई ए सी यानी ए और सी के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणामी और ई ई बी डी, ठीक है, बी और डी के लिए विद्युत क्षेत्र का परिणामी के बीच कोण कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, बीच कोण 90 डिग्री है। अतः अतः केंद्र ओ पर परिणामी परिणामी वैद्युत क्षेत्र परिणामी वैद्युत क्षेत्र उसको हम ई से प्रदर्शित करेंगे। तो हमारे पास ई बराबर आएगा वर्गमूल ई ए सी का वर्ग प्लस ई बी डी का वर्ग प्लस 2 ई ए सी प्लस गुणा में ई बी डी और गुणा में cos 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि हमारे पास दोनों जो है ई ए सी और ई बी डी इनके बीच का कोण कितना है 90 डिग्री। ठीक है, अब हम मान रखेंगे दोनों का। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ई ए सी का वर्ग प्लस ई ए सी का वर्ग और प्लस में आएगा 0। ठीक है, क्यों आएगा ऐसा? क्योंकि ई ए सी बराबर किसके है ई बी डी के। ठीक है, हमने अभी ऊपर निकाला था, दोनों के मान क्या आए थे बराबर आए थे। और दूसरा ये वाली टर्म क्यों 0 हो गई? क्योंकि हमारे पास cos 90 का मान कितना होता है 0। तो हम लिखेंगे cos 90 डिग्री बराबर किसके होता है 0 के। यहाँ से हमको मिलेगा ई ए सी का वर्ग प्लस ई ए सी का वर्ग तो हो जाएगा 2 ई ए सी का वर्ग। तो हमारे पास वर्गमूल से बाहर निकल के आएगा √2 ई ए सी का वर्ग। ई ए सी का वर्ग किसका मान है? ई का मान है। ठीक है, अब हम ई ए सी का मान रखेंगे तो यहाँ से ई बराबर आएगा √2 गुणा ई ए सी का मान था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा क्यू बटे दूरी कितनी थी हमारे पास r, तो r का वर्ग। अब हम r का मान यहाँ पर रख सकते हैं क्योंकि अभी तक हमने r का मान नहीं रखा था। तो हम लिखेंगे r बराबर a/√2 रखने पर। जब हम r का मान रखेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा e बराबर √2 गुणा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा क्यू बटे a/√2 का वर्ग। यहाँ से हमको e बराबर मिलेगा √2 गुणा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा क्यू बटे ए का वर्ग आएगा ए स्क्वायर और √2 का वर्ग कितना होगा 2। ठीक है, अब ये 2 कहाँ जाएगा? ये 2 जाएगा ऊपर। ठीक है, गुणा में अंश में। यहाँ से ई बराबर आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा √2 और 2 गुणा करना हो जाएगा, ये जाएगा 2√2 गुणा क्यूब बटे ए स्क्वायर। ठीक है, इतने न्यूटन प्रति कूलम। तो हमारे पास क्या हो गया? ये हो गया केंद्र ओ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः अतः केंद्र ओ पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण वैद्युत क्षेत्र का परिमाण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा 2√2 क्यूब बटे ए स्क्वायर होगा। और इसकी दिशा भी बतानी है हमको, तो हम दिशा लिखेंगे और इसकी दिशा इसकी दिशा एडी भुजा के समांतर ऊपर की ओर होगी, जैसा कि हमने चित्र में भी
प्रदर्शित किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 30 भी समाप्त होता है। आज की भी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। प्रश्न संख्या 31 से आगे के प्रश्न हम अगली वीडियो में करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।